आश्चर्य होता है कि इन्हें सजा दी गई, और वो भी एक अतिक्रमणकारी शासन के द्वारा। चलिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को आज के इस पैनल का परिचय करा दूं। मेरे साथ है भाई अशफाक उल्लाह खां, जो शहीद अशफाक उल्लाह खां के वंशज हैं, उनके पौत्र हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत भाई अशफाक उल्लाह खान जी का। साथ ही भाई क्रांति कुमार कटियार जी, धन्यवाद। जो भगत सिंह के साथी रहे, गया प्रसाद जी के पुत्र हैं क्रांति कुमार कटियार जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अशोक थापर जी, लुधियाना से, जो शहीद सुखदेव जी के वंशज हैं। भाई अशोक थापर जी का भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस एसबी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। इसी के साथ मैं आज इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है कि 23 मार्च 1931 को जो शहादत हुई, वो दिन और वर्तमान, ये आज का विषय है। सबसे पहले मैं अशफाक भाई के पास आना चाहता हूं और वहां से एक चर्चा को शुरू करता हूं। आज का जो एक प्रश्न है मेरे सामने, जब यह चर्चा आई कि इसे करना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जो प्रश्न उभरा, वो ये है कि आज के युवाओं में लोकप्रियता के मामले में सुखदेव और राजगुरु कहीं पीछे छूट गए। यही नहीं, वरन गांधी के मुकाबले में आज युवाओं में भगत सिंह ज्यादा लोकप्रिय है। वो टी शर्ट पर हैं, कॉफी के मग पर हैं, या अन्य चित्रों के रूप में। और जब गांधी जी और भगत सिंह के बीच बात करते हैं, तो युवा तुरंत ही गांधी जी के विषय में ये है वो है कहकर भगत सिंह को अपना हीरो बनाने लगते हैं। ये जो भगत सिंह सीने पर हैं, कॉफी के मग पर हैं, और दूसरे अन्य प्रतीकों पर हैं, बूतों में हैं, ये भगत सिंह को रोकने की कोशिश है क्या? आदरणीय अशफाक भाई, ये जो भगत सिंह युवाओं के हीरो तो हैं, परंतु वो हीरो कॉफी के मग और चित्रों में है, जहन के अंदर नहीं है। अशफाक भाई, देखिए, शहीद आजम भगत सिंह की और राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां सबकी, पूरे देश में जो लोगों ने अपनी जान दी, उनकी बराबरी है। लेकिन युवाओं में अभी कुछ दिन पहले जो शहीद आजम भगत सिंह जी पे जो सिनेमा में पिक्चरें लोगों ने देखी आज के नौजवानों में, तो उससे लोगों में भगत सिंह जी के बारे में कुछ ज्यादा ही, वरना हालात तो ये, हिंदुस्तान की आजादी के 75वीं वर्ष में भी शहीदों को लोगों को ने, आज के नौजवानों ने भूलने का काम किया है। तो इन पे ना के और पाठ्यक्रमों में नाम हो, इनके नाम से संस्थानों के नाम हो, वो किया जाए। लेकिन आज आप कह रहे हैं वो इसी वजह से है कि जो शहीद आजम भगत सिंह पे जो पिक्चरें आई, तो आज के नौजवानों में टी शर्ट्स और कॉफी के मग पे ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के इनकी कुर्बानी दिलों में भी हुई है, और ऐसे लोगों को याद करता है। लेकिन जरूरत भी है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें और ज्यादा उस पे काम करने की जरूरत है, और ज्यादा उनके विचारों को अपने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा कि हमें भी और बहुत सारा काम करना है। अब आता हूं अशोक जी की तरफ, कि यही जब तीनों शहीद एक साथ हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और ये पूरा केस सुखदेव के ऊपर चला है, सुखदेव बना मिस्टेक। ऐसा क्यों कि जब युवाओं से बात करते हैं तो सुखदेव और राजगुरु कहीं पीछे छूट जाते हैं। और आज की पूरी सत्ताओं ने यही काम किया कि शर्ट पे भगत सिंह को ले आए, कॉग में ले आए, चित्रों में ले आए। ऐसा इससे आप क्या कहना चाहते हैं भाई अशोक थापर जी? सबसे पहले भारत माता की जय। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आपके चैनल माध्यम से आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आज 90 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, देश की शहादत दिए हुए इनको 90 साल के करीब हो गए, 73 साल हो गए देश की आजादी को। सबसे पहले भगत सिंह का नाम क्यों आता है?
और मैं देख रहा हूँ कई सरकारें आई, सरकारों ने 2012 में भगत सिंह को जाट बोल दिया और ब्राह्मण बोल दिया और सुखदेव जी को हत्यारा बोल दिया। हमने उसके निमित्त 10 दिन की भूख हड़ताल रखी और लोगों ने, जिन्होंने किताब छापी सरकार थी उन्होंने, पर मैं आज के नौजवानों में ये बताना चाहता हूँ, इशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा और राजगुरु जी और सुखदेव थापर जी, इन्होंने शहादत दी देश को आजाद करने में, अपनी जान कुर्बान कर। और भाई साहब का ये कहना है कि भगत सिंह का नाम क्यों आगे रखा हुआ, आपकी बात बहुत बड़ी बात की है आपने कि सुखदेव और राजगुरु को पीछे छोड़ रखा है। नौजवान पीढ़ी जो है, मैं एमपी में भी कई जगह गया हूँ और गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी गया हूँ और वहां भी लोग भगत सिंह को याद कर रहे हैं। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीन जिस्म एक जान थे, उन्होंने देश को आजाद करने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। कुछ राजनीतिक पार्टियां इनको दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, ये हम कदे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इशफाक उल्ला खान और वेंकटेश्वर दत्त, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने देश की और भी कई शहादत में बीच में इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी की है। कुछ देश के पिट्ठू थे जिन्होंने इनको उग्रवादी भी बोला और देश को आजाद करने में इनकी मेन भूमिका थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की। मैं आज नौजवान पीढ़ी को ये बताना चाहता हूं कि जो अंग्रेज सरकार से जितना भी प्लान होता था सुखदेव जी के नाम से चलता था। सुखदेव जी इनसे 4 महीने इनसे बड़े थे, राजगुरु भगत सिंह से। जो भी प्लान बनाते थे सुखदेव जी बनाते, षड्यंत्रकारी उनको बताया गया था। अंग्रेज सरकार ने जो केस भी हुआ था सुखदेव वर्सेस अंग्रेज सरकार था, इसमें 23 मेंबर और थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और बहुत से शहादत के दिन उनके साथ थे। क्रांतिकारी थे ये लोग। वैसे मैं आपको ये नौजवान पीढ़ी को आगे बताना चाहता हूं कि उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीन जिस्म एक जान थे, तीनों ने एक साथ शहादत दी है। और मैं देख रहा हूं कि नौजवान जो है, आज का दिन ये नौजवानों को मैं तो बताना चाहता हूं कि तीनों को बराबर रखो, क्योंकि तीन जिस्म एक जान थे। और मैं आगे नौजवान पीढ़ी को ये थोड़ा सा बेनती करना चाहता हूं, जो नशे में, जो ड्रग्स के बरखलाव है, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो सोच थी उससे पहरा दें और ड्रग्स से दूर रहे। नौजवान पीढ़ी को, मैं आने वाली पीढ़ी को भी ये बेनती करना चाहता हूँ, इससे दूर रहे। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अब मैं आगे चलता हूँ क्रांति भाई की तरफ। क्रांति भाई, 23 मार्च को जब ये तीनों लोग शहीद हुए तो उस वर्तमान हालात थे, उस वक्त के जो हालात थे और आज के हालातों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे भाई क्रांति कुमार जी? जी, उस समय 23 में देश गुलाम था और उस समय जो शोषणकारी व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की क्या था, ये शोषणकारी व्यवस्था साम्राज्यवादी व्यवस्था थी। तो उस समय अंग्रेजों का राज था। तो हमारे देश के नौजवानों में एक उबाल सा था, जो कि गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के बाद एक युवा जो जिन्होंने अपना घर छोड़ा, जिन्होंने अपने घर, जमीन, दुकानें, पढ़ाई लिखाई के अंदर एक पूरा जोश आ गया था। और ये जोश जो था नौजवानों में इंकलाबी रूप से पूरे देश में फैल गया था और भगत सिंह, लखा जैसे क्रांतिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो उस समय जो थे, उस समय क्रांतिकारियों का सपना था कि जो देश हमारा आजाद होगा उसमें निचले से निचले तबके को भी वही सहूलियत हासिल होगी, तो सभी को हासिल होगा, व्यवहार होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। जहां जो शोषणकारी व्यवस्था होती है, असमानता की व्यवस्था होती है, तो ऐसी व्यवस्था का कभी भी क्रांतिकारियों ने हमारे देश के
उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अब देश आजाद हो गया तो ये अब हालात हैं। अब हमें देश में नौजवानों से फिर अपील है कि वो ऐसा ही जोश और जज्बा लाए जैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने लाया था। आज फिर देश को या यो कहना चाहिए दूसरी क्रांति। आज देश पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में उलझा हुआ। एक जो देश का जो उत्पादन है वो सभी लोगों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ये असमानता है। जो अधिकारियों ने सपना देखा था कि असमानता खत्म होगी, अत्याचार शोषण ये खत्म होगा। आज हमारे देश नौजवानों से यही अपील है तो अपने ऐसे कार्य करें ताकि हमारे क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा कर सकें। जी कांति भाई, बहुत सही आपने बताया। मैं कांति भाई का थोड़ा सा और परिचय करा दूं कि कांति भाई जो है वो ज्ञा प्रसाद जी के पुत्र है। ज्ञा प्रसाद जी वो है भगत सिंह रहे हैं, और जो भगत सिंह के जो केश का कर्तन किया था, जब उनके केश काटे थे, वो ज्ञा प्रसाद जी ने काटे थे। तो कांति भाई का ये परिचय था। और आगे चलकर मैं अशफाक भाई के पास आता हूँ। अशफाक भाई, 23 मार्च 1931 को जो व्यवस्थाएं रही हैं, उस वक्त और वर्तमान हालात में, इनमें आप कैसे देखते हैं इसको? जी हेलो। जो 23 मार्च 1931 को, हेलो, आवाज आ रही है ना? जी 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 जी, आ रही 23 है। मार्च 1931 को जो तीनों शहादत हुई हैं, 23 मार्च 1931 जो शहादत हुई हैं, उस वक्त के हालात और आज के हालातों में आप क्या अंतर पाते हैं? जी, देखिए, वो आवाज जज्बा पहुंच रही है अलग आप था, तक? उस वक्त का जी, जज्बा अलग था। और उस वक्त की जज्बे की बात ये थी कि पूरा देश, हर एक मजहब के लोग, हर एक लोग देश की आजादी में, अब हर आदमी ने अपने अलग अलग तरीकों, अपने तरीके से लिखा, कवियों ने अलग और नौजवानों ने अलग कुर्बानी दी। हर लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया था। और अफसोस की बात यह है जो पूरे देश में हर धर्म के लोगों ने की थी, आज उस धर्म के लोगों को जुबा था वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और आजादी मिलने के बाद धर्म को पूरी तरीके से बांटा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि पूरे में तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह की एकता थी, जो भगत सिंह की सोच थी, में एक साम्राज्यवाद, एक बराबरी की बात होगी। लेकिन अफसोस की उसमें और आज के टाइम में हमारी आजादी के काफी वर्षे बाद भी आज धर्म के नाम पे बांट के और इस मुल्क जो लोग कर रहे हैं वो हमारे मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें अपने कुर्सी के अलावा इस मुल्क से और इस मुल्क से लगाव नहीं है। तो बहुत फर्क है उनकी आजादी की उस लड़ाई में और आज के इस वक्त में। जी अशफाक भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अशफाकुल्ला खान जी, जो शहीद अशफाकुल्ला खान जी, उनके घर में कुछ किस्से आपके आए होंगे, घर में कुछ किस्से सुने होंगे, उसमें से अगर कुछ आपको कहीं याद आता है तो दर्शक जानना चाहेंगे आपसे किसी एक संस्थान के बारे में। मैं आपसे जी और अशफाकुल्ला की जो दोस्ती है वो आज के समय में बहुत मार्मिक है। आज के नौजवानों में उनकी संदेश को जाना चाहिए। जो दोस्ती उस वक्त थी उन दोनों में, कंधे तक कायम रही और दोनों एक के साथ इस मुल्क के लिए। तो आज के वक्त यही है कि उस वक्त है वो उन खान साहब ने, हेलो आवाज, हाँ, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। हेलो, चलिए अशफाक भाई की आवाज जेल में भी गए थे और उन्होंने कहा जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप हेलो आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है ब्रिटिश, जी। ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत मजिस्ट्रेट तसद्दुक हुसैन को
उन्हें काम सौंपा था कि वो जेल में जाएं और अशफाकुल्लाह खान साहब से बात करें कि वो जंग आज़ादी की इस लड़ाई से हट जाएं और उनको माफ़ी मिल जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये लड़ाई ये तुम्हारी नहीं है, ये और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट तसद्दुक़ हुसैन को वहाँ से वापस कर दिया जेल से और ये कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, जिस तरीके से आप यहाँ अलहदगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम रहे और हम राज करते रहें। तो उसका उन्होंने पुरजोर उसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया था और इसीलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ने आखिर में लिखा भी कि भाई हमारी दोस्ती फांसी के फंदे तक कायम रही। तो ऐसे और जेल में भी जब उनका परिवार मिलने गया था तो उन्होंने लोगों के अपने तौलिया से आंसू पोंछे और ये कहा, उसी दिन दूसरे दिन सुबह को 2 भाइयों को फांसी होना थी और वो एक कत्ल के मुल्जिम थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर के मुल्जिम हैं और हमारी फांसी में और इनकी फांसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई में इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे को चूमेंगे। और तो इस तरीके से पूरे अपने परिवार को उन्होंने 1 हफ्ते पहले जो लोग रियासतुल्लाह खान साहब, उनके भतीजे रजीउल्लाह खान साहब, सब लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और पूरी तरीके से इस बात की डिनाई की थी कि हम अंग्रेजों के इस दबाव में माफी मांग लेंगे या पूरा मुस्लिम कौम पे कोई, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी माफी का मतलब है कि हमारी कौम पे उंगली उठना, तो वो लड़ाई क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लड़ रहे थे और 1857 में जो शुरुआत इस मुल्क की लड़ाई की हुई थी, उसमें न जाने कितने धर्म के उलमाओं ने कुर्बानियां, जैसे मौलवी अहमदुल्लाह शाह आप जानते ही हैं, आप जा चुके हैं उनकी मज़ार पे, उन लोगों ने बड़ी, ऐसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी, जो हमें बहुत मुश्किल और के साथ ये आज़ादी मिली है। जी अशफाक, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें आजादी बहुत सफर में मुश्किल से मिली है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, हम सफर में ज्यादा आवाज आ बात रही को है? नहीं। हाँ, जी 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 चलिए, जी। सब होते हुए भी इतनी परेशानियों के बीच भी हम लोगों के साथ आए हैं, इसमें ये हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य है। और इसी साथ हम लोग इस बार चलते हैं क्रांति भाई की बात फिर, और उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ कौन से जुड़े हैं, क्योंकि उनके तो बहुत सीधे रिश्ते रहे हैं। वो गया प्रसाद जी के पुत्र हैं, बाकी सारी एक पीढ़ी बीच में निकल गई है, पर वहां तो बिल्कुल सीधे आसपास का लगाव है। मैं जानना चाहता हूँ उनके पास जो भी संस्मरण है जो उन्होंने अपने पिताजी से सुन रखे हैं, उनमें से कोई अगर संस्मरण उन्हें याद आता है तो वो जरूर हम लोगों से शेयर करें। दर्शक चाहेंगे उस तरीके, भगत सिंह का कोई ऐसा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का कोई संस्मरण जो उन्हें याद आता हो। जी कांत भाई। हाँ, तो जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ अक्सर कई लोग आते जाते, पेशे से वो डॉक्टर थे तो भीड़ तो लगी रही, व्यक्ति भी थे और किसानों मजदूरों में काम भी करते थे। तो मैं छोटा था तो पिताजी के साथ कई कार्यक्रमों में जाता था जहां क्रांतिकारियों के कार्यक्रम होते थे। तो चूंकि मैं बहुत देहात रहता, मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग गांव से ही हुई है, मैं अपने पिताजी के साथ अक्सर कर कार्यक्रमों में जाता था। तो देश के बाद जितने भी महान क्रांतिकारी जो जीवित रहे हैं पिताजी के साथ, काकोरी केस के, लाहौर केस के, मैं लगभग सभी से मिला, चाहे वो मनमथ नाथ गुप्त हो, चाहे दुर्गा भाभी हो, शिव वर्मा हो, जयदेव कपूर हो, समझे, रामकृष्ण खत्री हो, है ना। तो जितने भी और सभी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के परिवार वालों से भी मिला हूँ, कई सारे अन्य लोग। तो पिताजी के साथ मैं जाता था अक्सर कार्यक्रमों में, तो उनको बड़े ध्यान था, जिनको मैं कभी टेलीविजन में देखता था, किताबों में पढ़ता, रोमांच आता था कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ देख रहा हूँ, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। तो उनसे मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने की प्रेरणा मिली। बचपन से मेरा ये, हालांकि मैं विद्यार्थी था, इसके बावजूद भी मेरी साहित्य में और ये स्वतंत्रता आंदोलन रुचि रही थी। तो मैं पिताजी के साथ जाता था, पिताजी को लेकर जाता था, तो पिताजी से कई बार बहाने कर देता था कि पिताजी आप चलिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ी, मैं ट्रेन की टिकट ले लूंगा, बस की टिकट ले लूंगा, आपको चढ़ा दूंगा। वहां जाता था तो पिताजी के ऊपर 4-6 मालाएं पड़ती तो मेरे ऊपर भी कभी कभी एक माला पड़ जाती थी। तो मैं बड़ा, तो उनके साथ देखने और जानने का मुझे बड़ा वो लगा। एक घटना मैं बताता हूँ, आमतौर पर किताबों में नहीं मिलती है और शायद किसी
हम लोग जिसे भगत राजगुरु के चित्र देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, तो सभी लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों का निकला था। उसमें एक सुखदेव का भी चित्र, सुखदेव के चित्र में आप गौर करिएगा, उसमें माला पड़ी हुई है उनके गले में। बाकी बाकी जितने भी लोग हैं, किसी के भी गले में माला नहीं पड़ी हुई है। ये मैंने देखा तो मैंने कहा ये चित्र में ये ऐसा कैसे हो गया? कोई यहाँ के चित्र नहीं खींचता है, न खिंचवाता है। तो मैंने पिताजी से पूछा और संयोग की बात, वहाँ एक लोग और भी थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए। तो बात ये हुई थी कि जेल में लाहौर षड्यंत्र केस का जब फैसला था वो आ चुका था, तो उत्सुकता हुई कि हमारे क्रांतिकारियों की तस्वीरें कैसी हैं। तो तस्वीरें बीके दत्त की तो आ चुकी थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बम फेंक चुके थे। बाकी अन्य क्रांतिकारी के चित्र नहीं थे। उस समय कोई चित्र खिंचवाता भी नहीं था और चित्रों का इतना वो भी नहीं था। और क्रांतिकारी जो थे वो अपने चित्रों मतलब खिंचवाते नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन जो होता था गोपनीय होता था, सीक्रेट होता था। कहीं पकड़े गए कहीं चित्र के माध्यम से, और इनको कोई शौक भी नहीं था, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि हमें उनके रूप में जाने, हमको याद करें, ऐसा कुछ नहीं था। देश की आजादी उनका लक्ष्य था और शोषण विहीन समाज स्थापना करना उनका एक लक्ष्य। तो जेल में चोरी छुपे कैमरा भेजा गया, तो वहां फोटो खींची गई। फोटो खींचते खींचते भी लास्ट में जब सुखदेव का नंबर आया तो सुखदेव बोला मैं एक शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ, तो ऐसे नहीं आनी चाहिए। तो वहां पर माली जो थे, वहां बाग सा बगीचा सा लगा जहाँ फूल लगे हुए थे, छोटे छोटे फूलों को तोड़ा और उसमें रो के और गले में डाल ली और बोले अब मेरा चित्र खींचिए। शहीद का चित्र है, बहुत अक्खड़ और बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व था। सुखदेव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संगठन खड़ा किया था। मेरे पिताजी को जो डॉक्टर ज्ञान प्रसाद भर्ती किया तो नहीं किया था, क्योंकि मेरे पिताजी उस बचपन में इनकी शादी हो गई थी। तो सुखदेव ने जब पार्टी में भर्ती होने का नंबर आया तो पार्टी ने ये कहा आप शादीशुदा हो, कल को आप पुलिस से पकड़े जा सकते हो, आपके ऊपर टॉर्चर हो सकता है, आप ऐसा हो ना हो कि आप अपने सभी साथियों का भेद खोल दें जिससे कि पार्टी का नुकसान हो जाए। तो सुखदेव ने कहा कि तुम तो शादीशुदा हो, पत्नी के साथ तुमने 7 फेरे लिए हुए, पत्नी से पूछ कर आए, देश सेवा का रास्ता जो चुना है, जाइए पहले तो फिर पिताजी अपनी पत्नी के पास गए। तो चूंकि पिताजी फ्रीडम मूवमेंट में आ चुके थे, तो हमारे ग्रैंडफादर ने उनको घर से निकाल बाहर कर दिया, वो अपने मायके में रहने लगी थी। तो पिताजी आए, वहां पर पत्नी से कहा कि मैंने देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी सशस्त्र संग्राम वाला रास्ता, यानी क्रांतिकारियों वाला रास्ता, इस रास्ते में हमको कभी भी फांसी हो सकती है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं, जेल में से जा सकते हैं या पुलिस मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। तो और चूंकि मैंने आपके साथ शादी का संबंध किया हुआ है, तो क्या मैं देश की आजादी में जा सकता हूँ? तो तुम समझ लो, अगर मैं किसी दिन पकड़ा गया तो तुम विधवा हो जाओगी। तो पत्नी रोने लगी, तो बोले ऐसा कैसे हो जाएगा, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, ये समझ के कि आपने ये भी कहा था उसमें, जब 7 फेरे लिए गए, सुख दुख में सभी जगह आप साथ रहोगे, कहीं भी साथ नहीं छोड़ोगे, तो अब ये साथ कैसा छोड़ना? तो इन्होंने कई सारे वीरांगनाओं के किस्से सुनाए, लक्ष्मीबाई के किस्से, कई सारी वीरांगनाओं के किस्से सुनाए। बोले इन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपने पति, अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का मोह त्याग दिया था। क्या तुम चाहती हो कि देश गुलाम बना रहे? क्रांति भाई से हमारा संपर्क थोड़ा सा इस वक्त आवाज गड़बड़ा गई है। चलिए सिर्फ इस बात में कि हम सुखी रह सके। क्रांति भाई से हमारा संपर्क टूट रहा है, जब तक संपर्क ठीक होता है तब तक एक अन्य प्रश्न के साथ हम चलते हैं अशोक जी की तरफ, अशोक थापर जी की तरफ। थापर जी, असल में सुखदेव जी का एक नाम था विलेजर, और वो विलेजर के नाम से ही जाने जाते थे। तो उस वक्त मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो वो उसमें जो है उनका बड़ा वृतांत है कि वो उनके घुंघराले बाल थे और आंखें जो है वो चुभती हुई नजर रखती थी, वो अक्खड़ स्वभाव के थे, बहुत जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। तो इस चूंकि उस वंश से आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में आपको क्या बताया, आपके मुख से मैं वो सारी बातें सुनना चाहता हूँ भाई अशोक। मेरे दादाजी बताते थे, लुधियाना में मोहल्ला नौगरा में उनका जन्म हुआ, यही उनका घर था। रली देवी उनकी माता थी, रामलाल जी उनके पिता थे। और जब यहाँ बहुत सालों से
अंग्रेज टाइम से भी ये तीयों का मेला नौगरा मोहल्ला में लगता है। वहां पे ये 3-4 जी साल की उम्र में जब मेला हर साल लगता था, तो वहां पे मेले में प्लास्टिक के झंडे, देश का तिरंगा झंडा जो, और पिस्टल प्लास्टिक की और तीर कमान वगैरह बिकते थे वहां। तो छोटी उम्र में जी उनका घर बिल्कुल ग्राउंड में है जहां तीयों का मेला लगता है। वो वृक्ष है, उसके बाहर ही एक बड़ा बहुत वृक्ष बोर्ड है, वो अब भी है। और वहां खेलते थे और तिरंगा लेकर घूमते थे। जब उसकी मम्मी ने, हमारे दादाजी बताते हैं, उनको डांटना तो हंस के निकल जाते थे। अड़ियल किस्म के शुरू से, भाई साहब ने सही बोला है, अड़ियल किस्म के जी थे शुरू से। जी जब जी ये जी वहां लाहौर में चले गए लायरपुर ताया जी के पास, वहां भी अड़ियल थे और स्कूल में चलते थे, पढ़ते थे। इनकी मुलाकात भगत सिंह राजगुरु से हुई, तब भी ये अपनी चलाते थे। और जब प्लानर थे, सही मैंने जी षड्यंत्रकारी थे ये। जो भी काम होता था, पार्लियामेंट में बम भी फेंकने की है तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं, फिर उन्होंने कहा कि भगत सिंह तुम जाओ, ये आवाज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। अंग्रेज सरकार जो है उनके कानों में पहुंची, उनके कान खुलने चाहिए कि हमने अपने देश को आजाद कराना है। दूसरी बात, लाला लाजपत राय की सत्याग्रह में सांडस ने सोटियां मार मार के उसकी मृत्यु कर दी। तो उसने उस वक्त कसम खा ली कि इसका बदला, लाला लाजपत राय का बदला मैंने जरूर सांडस से लेना है। तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने मिलकर एक प्लान बनाया, उसमें सांडस पे निगाह रखी और सुखदेव ने जाकर उसको गोली मार दी, उसको वहीं पे ढेर कर दिया। उसका प्रण जो था वो पूरा हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये कई संस्था के जो मेंबर थे, क्रांतिकारी जितने थे, जो प्लानर था सुखदेव, जो कहता था वो सब मानते थे। कुछ उनसे थोड़े से 1-2 साल बड़े थे, भगत सिंह राजगुरु से 4 महीने बड़े थे। तो ये इज्जत भी करते थे जी सुखदेव की प्लानर होने की वजह से। और अंग्रेज सरकार डरती भी इनसे थी कि बहुत अड़ियल किस्म का ये इंसान है, ये पीछे नहीं हटने वाला। पर दूसरी बात, भाई साहब ने सही बोला है कि हमारे देश में जातिवाद बहुत, इनको अलग करने की कोशिशें करती सरकारें कई आई। भगत सिंह ने एक किताब में, किसी सरकार, सेंटर सरकार ने भगत सिंह को जाट बोल दिया और राजगुरु को ब्राह्मण बोल दिया और सुखदेव को हत्यारा बोला। तो हमने उनके निमित्त 10 दिन की भूख हड़ताल रखी लुधियाना में। उन्होंने माफी मांगी, तब जाकर हमने जो सत्याग्रह किया था वो खत्म किया। और आगे से सरकारों को ये बोल दिया, ये उग्रवादी नहीं, ये हत्यारा नहीं, ये देश को आजाद कराने में इसने अपने साथियों के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। अंग्रेज सरकार ने डरती थी कि इनको अगर तीनों को फांसी दे दी जाए तो गदर हो जाएगा इंडिया में, और पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे तब। और इन्होंने 24 जी तारीख को सजा सुना दी। और अंग्रेज सरकार डरती थी कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था, तब ये लोग अवाम जाग गया तो हमारे को बहुत नुकसान होगा। इन्होंने एक दिन पहले अंग्रेज सरकार ने 23 तारीख मुकर्रर कर दी। 23 तारीख को फांसी देने के बाद इनकी जो डेड बॉडी भी थी अलग अलग जिलों में भेज दी और किसी को पता नहीं चला। हमारे बाप दादा बताते हैं कि अनगिनत जगह इनकी लाशें जो है अलग अलग टुकड़े करके, बहुत इन्होंने, अंग्रेज सरकारों ने न्याय किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते थे अंग्रेजों के पिट्ठू थे कुछ लोग जो मिले हो, साढ़े हिंदुस्तान के कुछ पिट्ठू थे जो उनके साथ मिले हुए थे, सब बातें उनको बताते थे, गवाह भी बन गए। पिट्ठू जो थे गवाह बन गए, इनको जी तब जाकर फांसी मिली। जी अगर महात्मा गांधी चाहते तो इनको बचाते थे कि अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी से बहुत डरते थे। महात्मा गांधी को जो पिट्ठू थे उनको गलत राय दिए गए और अंग्रेज सरकार इनको फांसी दे दी गई। पर आज के दिन भाई साहब ने सही बोला है कि ये अड़ियल किस्म के नौजवान थे। और नौजवान भाईजान ने भी सही बोला है कि हमारी सरकारें इनको अलग करने की कोशिश करी। अभी मैं बता रहा हूँ आज की बात, भगवंत मान जी सीएम पंजाब बने हैं, उन्होंने भी भगत सिंह का नाम रखा आगे। उनका जन्म स्थान जदी पिंड खड़कड़ कला में है। वहां जाकर उन्होंने जी अपनी चीफ मिनिस्टर की सौंह उठाई और वहां जाकर उन्होंने भगत सिंह के नाम की छुट्टी आज अनाउंस कर दी 23 को।
पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि राजगुरु सुखदेव भी उनके साथी थे, अकेले भगत सिंह नहीं थे। उन्होंने तीनों ने देश को आजाद करने में अपनी जान कुर्बान कर दी हंसते, पर उन्होंने 23 को छुट्टी कर दी और